Good morning, children. How are you all? I hope you all are well, fine, fit, and staying safe. Children, in the last lecture we have discussed group 17 elements, and now on to the group 18 element, which is very short topic. Okay, and today we will end this chapter. An important chapter it was. बच्चों ग्रुप 18 की अगर बात करें तो यू नो दिस नोबल गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द नोबल गैसेस कम इनटू दैट. ओके, द हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन. ठीक है, एंड यू नो ऑल दिस आर द गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव. या पहले से भी पढ़ते हैं, द नोबल गैसेस आर केमिकली व्हाट, दे आर द अनरिएक्टिव एंड दे फॉर्म अ वेरी फ्यू कंपाउंड्स. क्यों? क्योंकि रिएक्टिव नहीं होते, किसी से रिएक्शन नहीं करते जनरली. ठीक, अभी इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि ये बहुत ही कम कंपाउंड बनाते हैं, यानी किसी से मिलते जुलते बहुत कम है. जैसे राजा महाराजा होते हैं ना, बहुत कम मिलते जुलते हैं किसी से, तो एकदम नोबल होते हैं वो लोग, तो इसीलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है. दे आर वेरी नोबल. व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस? बिकॉज दे आर वेरी अनरिएक्टिव, दे फॉर्म अ वेरी फ्यू कंपाउंड्स. ओके, सो दे ऑल आर द ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर व्हाट, दे आर द नोबल गैसेस. अक्रेंस की अगर बात करें कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं एक्सेप्ट द रेडॉन, है ना, ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर्स इन द एटमॉस्फेयर. मीन्स रेडॉन को छोड़ करके बाकी सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. अगर इनकी एटमॉस्फेरिक एबंडेंस की बात करें ड्राई एयर में तो ये 1% से कम है ना, जिसमें आर्गन जो है आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है. हीलियम एंड समटाइम द नियॉन आर फाउंड इन द मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, है ना. हीलियम और कुछ समटाइम जो नियॉन भी है, ये क्या होते हैं, एज ए रेडियो एक्टिव ओरिजिन होता है, इनका मिनरल्स ग्रुप में पाए जाते हैं, जैसे पिच ब्लेंड में, ठीक है, मोनेजाइट में, क्लेवाइट में. ठीक है ना. दूसरा जो मेन कमर्शियल सोर्स है हीलियम का, वो नेचुरल गैस है. ओके, so the main commercial source of the helium is the natural gas, and the xenon and radon are the rarest element of the group. means xenon और radon सबसे rarest element है इस ग्रुप के, है ना. और जब रेडियम का हम कह सकते हैं कि आपका डीके होता है ना, तो रेडॉन आपका बनता है. मीन्स द रेडॉन इज ऑब्टेन एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, रेडियम. सो हियर इज इट. ओके, एग्जांपल, व्हाई आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज द नोबल गैसेस. मैंने अभी आपको बताया कि आपको पता है बच्चों, इनके जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है. इनके पास कोई भी आउटर मोस्ट में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जिसको ये शेयर कर सके या ले सके, है ना. तो इस कंडीशन में ये बहुत क्या होता है, वेरी अनरिएक्टिव रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस. यहाँ पे इनकी देखो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 8 एलिमेंट्स की या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. देख सकते हो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कॉन्फ़िगरेशन, रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेंसिटी, एमपी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस ऑल आर अबाउट दिस टेबल. अगर अब देखो इसमें आपका रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव है ना. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन की बात करें तो रेडॉन आपका यहाँ पे रेडियो एक्टिव है. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं इसमें, जो भी नोबल गैस, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP6 होता है, एक्सेप्ट द हीलियम. हीलियम यहाँ पे क्या एक्सेप्शन, क्यों? इसके पास क्या होता है, 1s2 होता है, आपको पता है पहले से, है ना. और जितनी भी प्रॉपर्टीज है नोबल गैसेस के, इंक्लूडिंग द इनएक्टिव नेचर, आर डिस्क्राइब टू देयर क्लोज शेल स्ट्रक्चर. तो ये इनके शेल की वजह से, शेल में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इनका कन्फिग्रेशन कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं वैलेंस शेल में, उसी की वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं. अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की. बच्चों, ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज गैसेस एग्जिबिट वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनसे क्या करना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को निकालना या इसमें ऐड करना बहुत मुश्किल होता है ना. हाउएवर ये धीरे धीरे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, है ना, तो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, है ना. अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की. एटॉमिक रेडियाई भी नीचे जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो बच्चों जैसे हमको पता है कि जो नोबल गैसेस होते हैं इनका बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना. इनके पास ना तो टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की, ना टेंडेंसी होती है रिलीज करने की, है ना. इसीलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा इन पॉजिटिव होते हैं. दे हैव अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ लेट्स मूव टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज. बच्चों ऑल द नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक. पहली चीज़, सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं, एक ही सिंगल एटम होता है इसमें. ये कलरलेस हैं, अडोरलेस हैं और टेस्टलेस होते हैं.
है ना, ये थोड़ा बहुत वाटर में घुल सकते हैं, दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड दे हैव अ वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ एक ही टाइप का इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, और वो भी क्या होता है, बहुत ही वीक डिस्पर्शन फोर्स होने की वजह से होता है ना। और हीलियम का तो सबसे कम है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का है तो हीलियम का है, कि मतलब जितने भी सब्सटेंस आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे कम अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट है तो वो कितना है, हीलियम का, ये 4.2 केल्विन ही है, ठीक है। नाउ इट इज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज लेबोरेटरी मटेरियल जैसे रबर, ग्लास और प्लास्टिक से बहुत क्या होता है, डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी बहुत इनमें ज़्यादा होती है, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इन जनरल तो नोबल गैस आर द लीस्ट रिएक्टिव, हमें पता है ना। और इनकी जो इनर्टनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, इनके दो रीजन है बेसिकली। पहला कि जो नोबल गैस है, अगर हम हीलियम को छोड़ दें तो हीलियम के अलावा जो नोबल गैसेज हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड, और इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP6 होता है, दे हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट। दूसरा, इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, और ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जो रिएक्टिविटी है अगर नोबल गैस की, दे हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड ओकेजनली एवर सिंस देयर डिस्कवरी, बट ऑल द अटेम्प्ट्स टू फोर्स देम टू रिएक्ट टू फॉर्म द कंपाउंड, बहुत मतलब जितने कंपाउंड फॉर्मेशन के जितने भी उन्हें अटेम्प्ट किए गए वो सब आपके अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी केमिकल प्रॉपर्टीज में। आप देख सकते हो जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड्स, अगर जेनॉन और फ्लोराइड मिलकर जो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जेनॉन जो है वो 3 बाइनरी, ठीक है, फ्लोराइड्स बनाता है, XeF2, XeF4, XeF6 बाय द डायरेक्ट रिएक्शन एलिमेंट्स के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह के देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया। XeF6 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ SeF4 एंड O2F2। अगर XeF6 बनाना है तो हमको XeF4 और O2F2 के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। नाउ XeF2, XeF4 एंड XeF6 ये सब कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, और ये बहुत 298 केल्विन पे सब्लाइम हो जाते हैं इजीली, है ना। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, वाटर में भी क्या होता है, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल XeF2 इज हाइड्रोलाइज टू गिव व्हाट, HCHFnO2। तो ये हाइड्रोलाइजेशन भी इनमें देखने को मिलता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तीनों जेनॉन फ्लोराइड्स की, तो दे कैन बी डिड्यूस फ्रॉम VSP या थ्योरी, आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना। XeF2, XeF4 लीनियर एंड स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होता है इनका। XeF6 की बात करें बच्चों, XeF6 की, तो इनमें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जिसमें 6 बॉन्डिंग पेयर होता है और एक क्या होता है आपका लोन पेयर होता है, एंड वुड दस हैव अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर एज फाउंड एक्सपेरिमेंटली इन द गैस फेज। तो बच्चों जेनॉन और फ्लोराइड्स ये रिएक्ट करते हैं फ्लोराइड आयन के साथ एक्सेप्टर के रूप में, है ना, और कैटायनिक स्पीशीज बनाते हैं, और जो फ्लोराइड आयन डोनर होगा ये आपके फ्लोरोएनाइंस बनाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया, ओके वेट। तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं जेनॉन फ्लोराइड के बाद नेक्स्ट है हमारा जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स। जेनॉन ऑक्सीजन की बच्चों बात करें तो जब XeF4 XeF6 का हाइड्रोलिसिस होती है वाटर के साथ, तो यहाँ पे XeO3 बनता है। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब होती है XeF6 तो ये क्या बनाता है, ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाता है XeOF4 टाइप में या XeO2F2 टाइप में, है ना। XeO3 एक कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है, और इसका जो पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। XeO3 एक कलरलेस एक्सप्लोसिव है ना, और सॉलिड भी होता है, साथ में इसका जो पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ 7.9 फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा XeOF4 एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, इसका स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो भी यहाँ पे आप बना हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं हमने, ठीक है, XeOF4 के, है ना, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल और डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल आपको देखने को मिल जाएंगे। यूजेस की बात करें तो पता है आपको, हीलियम एक नॉन इन्फ्लेमेबल बहुत ही हल्की गैस होती है, और बैलून्स वगैरह में, ठीक है, या मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज इन गैस कूल न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिक्विड हीलियम जो होता है ये फाइंड यूज एज अ व्हाट क्रायोजेनिक एजेंट्स के रूप में कैरिंग आउट द वेरियस एक्सपेरिमेंट। लो अगर टेम्परेचर की बात करें, यानी लो टेम्परेचर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में आपको व्हाट हीलियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इट इज यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, है ना। इसका जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ओके।
जिसमें हम NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI में भी इसका यूज़ करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। ये यूजेस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज से लेकर के सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इन सबको आपको अच्छे से तैयार करना है एक एक टॉपिक को लेकर के। इट इज यूज इन अ डाइल्यूएंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर मॉडर्न डाइविंग apparatus बिकॉज इट वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड। कम सॉल्युबिलिटी होने की वजह से ब्लड में इसको, ठीक है, डाइल्यूएंट ऑक्सीजन के रूप में यूज़ किया जाता है। जो डाइवर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। नियॉन का यूज़ क्या होता है बच्चों? डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरेसेंट बल्ब्स, फ्लोरेसेंट जो आपके बल्ब चमकते हुए जो बल्ब्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले जो आपको रात में चमकते हुए देखते हैं उसमें नियॉन होता है। नियॉन बल्ब्स आर यूज इन बॉटनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउसेज में भी इसका यूज़ किया जाता है। आर्गन इज मेनली टू प्रोवाइड ए इनर्ट एटमॉस्फेयर। हाई टेम्परेचर पे अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है तो आर्गन का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेटलॉजिकल पर्पल वेल्डिंग, ठीक है, मेटल और एलॉय के वेल्डिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इवन इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे जो बल्ब होते हैं उसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए आपको पता भी है, बताया भी है मैंने, आर्गन का यूज़ किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द लैबोरेटरी फॉर हैंडलिंग सब्सटेंसेस दैट आर एयर सेंसिटिव। एयर सिस्टम सब्सटेंसेस को हैंडल करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। अभी तक जेनॉन और क्रिप्टॉन के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यूजेस देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है ना, फिर भी दे आर यूज इन द लाइट बल्ब्स, ठीक है, जो स्पेशल पर्पजेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। तो ये था बच्चों समरी, जिसमें हमने 15, 16, 17 और 18 चार ग्रुप्स देखे हैं और चारों ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज से लेके मेन कंपाउंड से लेकर के, ठीक है। और जो सिलेबस रिमूव किया है CBSE ने उनको हमने नहीं पढ़ा है, उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें हैं चैप्टर को कवर अप किया है। एक्सरसाइजेस, यू नो, आई वांट ऑल दिस एक्सरसाइजेस, ठीक है, एंड देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चन, 34 क्वेश्चंस आर देयर, ओके। तो कल तक का टाइम देता हूँ, मंडे को ये सबमिट होना चाहिए और टेस्ट आपका होगा वेडनेसडे को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।